हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। आपको फिर से बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन सिलेबस जारी हो चुका है, डेट्स भी आ चुकी हैं कि एग्ज़ाम हमारा कब होना है। इसी के ज़रिए हमने अपनी जो तैयारी है वो कर दी है, हमारी यूनिट्स हो चुकी हैं। अब हम आज जो यूनिट्स पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 10। यूनिट 10 हमने कुछ यूनिट स्किप करके भी हमने स्टार्ट कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि इस यूनिट का हमें कंटेंट नहीं मिल रहा था। अब हमें इसका कंटेंट नहीं मिल रहा था तो हमें इस यूनिट में ज़्यादा मेहनत करनी थी। ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी थी कि लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए कि इसमें से अगर आपको कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए पढ़ाई के लिए। इसलिए ये यूनिट्स को बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारी इकाई 10 है उसका जो टॉपिक है उसका नाम है लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य। और इसमें हमने पढ़ा था, हमारा जो फर्स्ट वीडियो इसके पहले गया था वो था मध्य प्रदेश का लोक साहित्य एवं लोक कथाएं। अब हमने ये आपको समझा दिया था कि मध्य प्रदेश का लोक साहित्य क्या होता है, लोक कथाएं क्या होती हैं, लोकगीत क्या होते हैं, लोक नाट्य, लोक कहावतें एवं प्रकीर्णन साहित्य क्या क्या होता है। मैंने आपसे उस वीडियो में पूछा भी था कि अगर आपको किस किस वे में पढ़ना है, कि पहले हम सिर्फ लोक कथाएं ही पढ़ लें, जिसमें हम ये पढ़ लेंगे कि मालवा की कौन सी लोक कथा है, निमाड़ी की कौन सी लोक कथा है, बुंदेलखंड की कौन सी लोक कथा है और बघेली की लोक कथा है। या फिर हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि हम एक बार मालवा क्षेत्र को उठा के पढ़ते हैं, तो मालवा का लोक साहित्य में पूरा लोक साहित्य पढ़ लेते हैं, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक कथाएं, लोक नाट्य, लोक कहावतें आदि, और उसी में कवि और रचनाएं पढ़ लेंगे। फिर हम ऐसे निमाड़ी को करेंगे, फिर बुंदेलखंड को करेंगे, फिर बघेली को करेंगे। चूंकि आपका रिस्पॉन्स अभी फिलहाल नहीं आया है तो मैंने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ आपको कि पहले मैं मालवा का क्षेत्र लेती हूँ और उसी का लोक साहित्य, कवि रचनाएं इसी के तहत आपको पढ़ा दूंगी, फिर इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करते करते 4 वीडियोस में हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मालवा का लोक साहित्य और प्रमुख कवि रचनाएं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक ये है। अब इसको बताने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो हमारा ये वाला जो टॉपिक है मालवा का लोक साहित्य, ये काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा मतलब मैंने इसको 16 पेज की भी पीडीएफ है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आपको हर चीज़ पढ़नी है, अपने दिमाग में रखना है कि ये चीज़ मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मालवा लोक साहित्य के अंतर्गत आती है। मैंने बहुत डिटेल में ये पीडीएफ बनाई है क्योंकि मैं इस हिसाब से रख रही हूँ कंटेंट कि कुछ भी ना छूटे। अभी तक कुछ नहीं पूछा गया। अभी जो एमपीपीएससी प्री का भी पेपर होता था उसमें भी इनसे संबंधित कोई चीज नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी मैंने उन सब चीजों को इसमें शामिल किया है ताकि नेक्स्ट अगर कोई एक लेवल का पेपर बनाता तो आपसे कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो इसी के चलते हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये यूनिट हमारी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि हमको इसके रिवीजन करने में भी आसानी जाए। अब ये जो हमारा मालवा का लोक, इसके बारे में एक सबसे खास बात ये है कि इसको इसके लिए जो कबीरदास है, कबीरदास ने इसके लिए बोला था कि डग डग रोटी पग पग नीर। मतलब इस ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र की इतनी अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर डग डग में आपको खाने के लिए कुछ कुछ मिल जाएगा और पग पग पे अच्छा सुंदर साफ सुथरा शुद्ध जल मिल जाएगा आपको पीने के लिए। इसकी विशेषता के बारे में कहा गया था। तो कभी हो सकता है पूछ लिया जाए कि आ, सेकेंड पेपर 2 में ना सही पेपर 1 में पूछ लिया जाए कि डग डग रोटी पग पग नीर एक पंक्ति किसकी है। ठीक है, एक लोग जानकारी के लिए, क्योंकि हम मालवा क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हम मालवा साहित्य के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, इतना तो हमें पता चल गया था कि लोक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो अब दोबारा से ये चीज बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोक साहित्य में हमारी वो सभी चीजें आ जाती हैं जो हमारे जन समुदाय को परंपराओं से पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके जो जो भी परंपराएं, जो भी उनकी दिनचर्या, जो भी उनके रीति रिवाज, जो भी उनकी विशेषताएं रहती है, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरित करते आ रहे हैं, वही आगे चल के लोक साहित्य बन जाता है। उनको संजो के रखा जाता है, उनको हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजें आती है, कई नाट्य हो जाते हैं, कई गीत हो जाते हैं, कई नृत्य हो जाते हैं, कथाएं हो जाती हैं, गाथाएं आ जाती हैं। ठीक है, और अन्य साहित्य, प्रकीर्णन साहित्य जिसमें प्रहेलिका, आपकी मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। तो मालवीय मालवीय गीत में हम सबसे पहले लोकगीत पढ़ते हैं। लोकगीत मतलब वहाँ मालवा के क्षेत्र का लोक, जो लोगों द्वारा गीत गाए जाते हैं परंपराओं पीढ़ी दर पीढ़ी से, वो गीत भी कई प्रकार के होते हैं।
तो चलिए, मालवा गीतों में सबसे बहुत अधिक हमें भेद दिखाई देते हैं, जैसे विवाह के पहले के गाए हुए, जो विवाह जब नहीं होता उसके पहले क्या क्या भजन, सॉरी, लोकगीत गाए जाते हैं। साध, अगरनी, जापा, पीपला, पगलिया, जलमा, चूड़ा, गणपति। अब देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पहले कभी सुनी होंगी, कुछ चीजें ऐसी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनेंगी। साध, अगरनी, जावा, पीपला, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। जलमा, सूरज, चूड़ा, गणपति, बजरंगबली, भैरू जी, ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना। तो आप एक काम करिएगा कि जो आपने नहीं पढ़ा है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा कि अच्छा, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आपको फिर आगे बुंदेलखंड में नहीं मिलेंगी, ये आपको आगे फिर बघेलखंड में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ इसी में मिलेगी। तो एक नजर इनके शब्दों पे डाल लीजिएगा कि इनके कैसे कैसे शब्द हैं, ठीक है। फिर अब अभी मैं आगे बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। जुझार, पूर्वज, नाग, सती, परी माता, छींक और जनोई। ये देखिए यूनिक नाम है, छींक और जनोई, है ना। ये तो जब दो चार बार आप इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मालवाही के अंतर्गत, भले आपको शब्द याद ना रहे, लेकिन अगर आपने 3-4 बार इसको पढ़ा है एग्जाम के पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये छींक लोकगीत कहाँ का होता है, परी माता, जनोई लोकगीत कहाँ का होता है, ठीक है। जुझार, जुझार जो है ना, ये जुझार वहां के व्यक्ति विशेष के हिसाब से है, ठीक है। पूर्वज का मतलब पूर्वज होता है। ये जो अगरनी दिया है, ये आपका एक प्रकार से जो गोद भराई की रस्म होती है ना, उस टाइम का है, ये अगरनी गीत गाए जाते हैं। साध जो होता है, ये जब जब कोई गर्भवती स्त्री रहती है और उसको किसी विशेष चीज की खाने की इच्छा होती है, तो उसको साध कहा जाता है ना। ऐसे ही पीपला, पागलिया, जलमा, सूरज, चूड़ा, चूड़ा संस्कार के ऊपर है। इसमें से कई देवी देवता के गीत हैं जो प्राय विभिन्न अवसरों पर ही गाए जाते हैं। वह परंपरा जिनके अधीन कोई भी कार्य बिना देवी देवता स्मरण के नहीं किया जाता। ये तो सभी सभी क्षेत्रों में होता है, सभी जातियों में होता है कि बिना देवी देवी देवताओं की आराधना के ये गीत नहीं गाए जाते, ठीक है। अब कौन कौन से गीत होते हैं। एक होता है आपका गणेश गीत, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसमें विशेषता नहीं दिखती। दादरा भी लगभग लगभग क्षेत्रों में गाया ही जाता है। अब ये स्पेशल है, ये आपका स्पेशल है। राग हलूर के गीत। राग हलूर के गीत क्या होता है। जब किसान होता है, किसान जब अपनी कृषि करने जाता है, तो बुवाई के समय गीत गाता है, वही होता है राग हलूर के गीत, ठीक है। भैरू के गीत, भैरव बाबा के गीत। ये जो रामदेव जी का गीत है, ये क्या है। ये है आपका वहाँ के व्यक्ति विशेष हैं जिनकी वहां पर मान्यता है, उनके गीत, उनके भजन है। रामदेव जी के भजन भी वहां चलते हैं। बानो, झवरिया। झवरिया क्या है। झवरिया एक प्रकार का गहना है, एक प्रकार का गहना है जो कि स्त्रियों विशेष के लिए है। तो झवरिया ये गहना विशेष का गाना है। साध का गीत अभी आपको बताया गया, साध का गीत क्या है। कुंकड़ा, कंकड़ा, ये लोकोक्ति के समय, जैसे लोकोक्ति के लहजे में इसको गाया जाता है। ढोलियो, कोल्या। कोल्या क्या होता है। कोल्या मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो खाना नहीं खाता ना, तो उसको खिलाने के लिए माएँ जो गाना गाती है उसको कोलिया गीत कहते हैं। बीरो, भाई के लिए। जच्चा, वही नवजात शिशु। चीकट, चीगट या चीकट। चीकट, चीकट क्या होता है, जो विवाह के समय वर वधु जो भी रहते हैं, वर या वधु, उनके मामा के घर से कुछ उपहार कुछ वस्तुएं आती हैं, वही चीकट होता है, उसका भी गाना होता है लोकगीत में। बधावा, जब शिशु जन्म लेता है। समदेले गीत, जो वर वधु पक्ष में से समधियों होते हैं उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं वो। जापे के गीत क्या होते हैं, जो कि आपको ईश्वर के मतलब नाम जपने के स्वरूप में। तो आप देख रहे हैं, अब आपको ये गीत, ये जो इसमें शामिल और भी कई गीत थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कॉमन है। मैंने इसलिए गणेश के गीत इसलिए रखे क्योंकि ये कॉमन है, ये तो बघेलखंड में भी हो सकते हैं, ये आपके बुंदेलखंड में भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए रखा था, कुछ कॉमन और थे पर मैंने वो रखा नहीं। मैंने जो ऐसे, जैसे राग हलूर का गीत है, रामदेव का जी का गीत आपको मालवा मिलेगा, या हो सकता है कि आपको आगे निमाड़ में दिखे, हो सकता है, बहुत रेयर है कि हो सकता है, ठीक है। वैसे वो मालवाई के हैं, तो ये आपको सिर्फ मालवा में मिलेगा। झवरिया,
सात के गीत, कुंकड़ा, ढोलियो, कोलिया, ये आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा। तो इसमें वो गीत रखे हैं। अच्छा, ये गीत क्यों रखे हैं? कि प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए कोलिया किस क्षेत्र, अंचल क्षेत्र का लोकगीत है? आपको दे देगा ऑप्शन में बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा या निमाड़। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये लोकगीत कहाँ बोला जाता है। अब ये जो लोकगीत थे, ये लोगों की वाणी में थे, मौखिक रूप से थे। तो इनको जो संग्रह करने का जो कार्य था, वो इनका जो नाम यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। क्योंकि अब लोकगीत का तो ये नहीं बता सकते ना कि किसने लिखा, क्योंकि लोकगीत तो जन समुदाय विशेष कई परंपराओं से चले आ रहे हैं, उनका कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। पर इनका तो नाम है जिन्होंने संकलन किया है। चिंतामणि उपाध्याय का नाम हमें कई बार पूछा जाता है, हरीश निगम का हमें पूछा जाता है, ठीक है, चंद्रशेखर दुबे का पूछा जाता है, और श्याम परमार का तो लास्ट एग्जाम में पूछा ही गया है ना। इसलिए हमें ये चीजें याद रखनी है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। आगे की ओर हम देखते हैं अपना कि लोक कथाएं क्या होती हैं। लोक कथाएं हमने आपकी प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि लोक कथाएं क्या होती है। वही जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हस्तांतरित होती पारंपरिक चीजों की और हमारी दिनचर्या की और हमारी जो मान्यताएं हैं, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई हैं, जिसमें हमारा जन समुदाय प्रेरित होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब लोक कथाएं क्या है? तो जो श्याम परमार की, देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि डॉक्टर श्याम परमार ने मालवी लोक साहित्य में, तो मैंने ये इसलिए लिखा है यहाँ पर कि आपको ये पता चले कि मालवी लोक साहित्य में डॉक्टर श्याम परमार हैं और उनकी पुस्तक है मालवी लोक साहित्य। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें लिखी गई हैं कि आपको ये चीज पढ़ते पढ़ते ये भी पता चल जाए कि डॉक्टर श्याम परमार ने मालवी लोक साहित्य लिखा है, जो कि पूछा गया है, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक, तो मालवी लोक साहित्य में लोक कथा को 6 वर्गों में बांटा गया है। ये आपको पूछा नहीं जाएगा, ये आपके जानकारी के लिए बस लिखा गया है। ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, व्रत कथाएं जैसे, और ये सब आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपने भी कभी ना कभी ये सब चीजें अपने घर परिवार में सुनी होंगी। ठीक है, पशु पक्षियों की कथाएं जिसमें नीति कथाएं होती हैं, चतुराई संबंधी कथाएं जिसमें हम किसी बनिया की या किसी सियार की हम सुनते हैं कहानियां, है ना, चतुराई संबंधी, चमत्कार प्रधान कहानियां, कथाएं, और क्रम संवर्धन की कथाएं जिसमें लघु छंद कथाएं आदि आती हैं। ठीक है, ये कथाएं हो गई। एक सेकेंड, हाँ, ये कथाएं हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर प्रहलाद चंद्र जोशी, सेम जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला कि इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। अपने शोध प्रबंध मालवी लोक कथा, शोध प्रबंध आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन सा शोध प्रबंध उन्होंने लिखा, लेकिन प्रहलाद चंद्र जोशी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने लोक कथाओं को 10 भागों में विभाजित किया, जिसमें से जातिगत, सामाजिक, धार्मिक, कौतूहल और मनोरंजन संबंधी, चमत्कारिक एवं जादू, कृषि, पशु पक्षियों संबंधित बाल कथाएं, ऐतिहासिक, कहावतों की कथाएं, मतलब जैसे कोई कहावत बन जाती है ना, तो उसके पीछे भी एक कहानी होती है, वो वाली कथाएं। ठीक है, इनमें ऐतिहासिक कथाओं में लोक गाथाएं भी आ जाती हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये जो मालवी लोक साहित्य है, इसमें मैंने लोक गाथा नहीं शामिल करी है। वो इसीलिए नहीं शामिल करी है कि इसमें ये जो है ना कि इसकी जो ऐतिहासिक कथा है, इसमें लोक गाथाएं भी आ जाती है, इसी वजह से। तो वही जो ऐतिहासिक कथाएं हैं वो लोक गाथाओं का स्वरूप ले लेती है। ठीक है, अगर इसमें जैसे बुंदेलखंड में आएगा बहुत खास, तो हम लोक गाथाएं अलग से पढ़ेंगे, पर जिनमें बहुत खास खास नहीं है तो हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है कि जो प्रहलाद चंद्र जोशी हैं, इन्होंने अपने शोध प्रबंध मालवी लोक साहित्य में 191 लोक कथाओं की सूची है दी है। बाकी ये सब ये है कि इसमें क्या क्या है, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, भर्तहरि, गोपीचंद, हाँ, इनकी जो कथाएं हैं वो सब है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो लिखा है ना मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, भर्तहरि, गोपीचंद, तो इससे आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि ये जो है नाथ समुदाय के हैं। ठीक है, तो नाथ पंथ के हैं। तो मालवा में ना निर्गुणी गायन चलता है, और जो निमाड़ है उसमें निर्गुणिया गायन चलता है। अब ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो निर्गुण का प्रभाव था इस क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मत्स्यनाथ, गोरखनाथ,
भर्तहरि गोपीचंद। अभी आपको ये मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गोपीचंद ये बहुत ज्यादा बघेलखंड और आपके बुंदेलखंड में नहीं पाए जाएंगे, पर यहाँ आपके निमाड़ और मालवा में पाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि निर्गुड़ी गायन, निर्गुड़िया गायन, मालवा में निर्गुड़ी चलता है और निमाड़ में निर्गुड़िया गायन चलता है। ठीक है, अब मालवी लोक कथाओं का व्यवस्थित प्रायः 100 कथाओं का संकलन बद्री प्रसाद ने तैयार किया। ये मैंने यहाँ पर कथाओं के संबंध में लिख दिया है कि कथाओं की बात चल रही है और किसने संकलन किया, बद्री प्रसाद ने किया कथाओं का संकलन। बहुत बड़ी बात होती है 100 कथाओं का संकलन करना लोक साहित्य की दृष्टि से। फिर ये साहित्य जगत में श्याम परमार के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, दो चीजें हैं देखिए यहाँ पर। एक तो ये है कि अभी हमने श्याम परमार को पढ़ा आगे, तो श्याम परमार का जो नाम था ना वो बद्रीनाथ है। ठीक है, क्या नाम था उनका, बद्रीनाथ। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हो सकता है एग्जाम में क्योंकि मालवी साहित्य के अंतर्गत आपसे पूछ ले। ठीक है, मालवी साहित्य के अंतर्गत आपसे पूछ ले कि श्याम परमार का नाम क्या है। ठीक है, उन कथाओं में से कुछ मालवा की लोक कथाएं पुस्तक में प्रकाशित भी हुई। मालवी की लोक कथाओं का इससे बढ़कर संकलन श्री अब दो लोगों के नाम यहाँ पर आप बहुत देख रहे हो। किसके किसके नाम देख रहे हो आप यहाँ पर, श्याम परमार के और श्री प्रहलाद चंद्र जोशी के नाम देख रहे हो। दो जने के नाम देख रहे हो, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मालवी लोक कथाओं का जो संकलन था वो किसने किया, श्याम परमार ने, और तीन अलग दे सकता है, या तो प्रहलाद। अब श्याम परमार लास्ट टाइम पूछ चुका है, बार बार मैं श्याम परमार का नाम इसलिए ले रही हूँ रिलेट करने के लिए आपसे, लेकिन अब तो श्याम परमार पूछ चुका है, तो आपसे हो सकता है ये दोबारा ना पूछा जाए, प्रहलाद चंद्र जोशी को पूछ लिया जाए, इसलिए आप इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने उस विषय पर शोध भी प्रकाशित कराया। ठीक है, और इनकी जो कथाओं का संकलन है वो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद ने प्रकाशित की है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो संस्था का नाम लिखा है, ठीक है, तो ये संस्था का नाम इसलिए लिखा गया, देखिए एक ही टॉपिक से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, ये आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विभाग है या ऐसा कौन सा संस्था है जो कि लोक कथाओं को या लोक साहित्य को प्रकाशित करती है, तो आपको बताना पड़ेगा मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। ठीक है, ये देखिए प्रश्न का स्तर देख रहे हैं आप, ऐसा भी बन सकता है। और आपको दिमाग में जब हर एक लाइन आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज लिखी, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि पूछा भी गया था लास्ट टाइम। ऐसे पूछा, जनजाति संग्रहालय पूछा गया था कि कहाँ पर है। ठीक है, अपने ही पेपर में पूछा गया है। फिर इसी संस्था ने कुछ और कथाएं, चौमासा, देखिए अब ये चौमासा लिखा है यहाँ पर, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। चौमासा क्या है, एक पत्रिका है जो कि क्या करती है, लोक जो साहित्य होते हैं उनको प्रकाशित करती है। और आपसे ये पूछा गया था, त्रैमासिक कुछ ऐसे करके पूछा गया था, पत्रिका ही के बारे में पूछा गया था, जिसका उत्तर था चौमासा। ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि चौमासा फालतू में नहीं लिखा है, इसमें इसका कुछ मतलब है कि ये पत्रिका है जो कि लोक साहित्य को प्रकाशित करती है। ठीक है, अब ठीक है, ये आगे इस अंक में प्रकाशित किया था। अब देखिए आगे, श्रीमती निर्मला पुरोहित कितने लोगों का, 4-5 लोगों का इस कथाओं के अंतर्गत नाम आ गया। श्रीमती निर्मला पुरोहित ने प्रायः 100 और कथाओं का संकलन कर उस धारा को समृद्ध किया। अब श्रीमती निर्मला पुरोहित का भी नाम लोक कथाओं में अगर हम दृष्टि से देखें तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने जैसे लोकगीत का जो नाम दिया था, भैरव के गीत, आपके कौलिया गीत, इसमें नाम नहीं दिया, है क्योंकि यहाँ आपको बता चुके हैं ना कि कैसे आएंगी, जातिगत, सामाजिक, धार्मिक, कौतूहल। तो ये स्पेसिफिक यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए ये फलानी लोक कथा किस क्षेत्र की है। ठीक है, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं, ये किस श्याम परमार का नाम बद्री प्रसाद किसका नाम है, प्रहलाद चंद्र जोशी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। चौमासा तो नहीं पूछा जाएगा, वन्य पत्रिका पूछी जाएगी जो हम आपको आगे बताएंगे। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लोकनाट्य। लोकनाट्य, ठीक है, लोकनाट्य के बारे में आपको बता दिया गया था पहले वीडियो में कि लोकनाट्य क्या होता है। माच,
देखिए बाकी मैंने लिखे हैं, बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मार्च सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मार्च तो आपको अब सबको पता चल गया होगा कि जो मार्च होता है हमारा, मार्च हमारा क्या होता है, जो मालवा से संबंधित है, ये तो सबको पता हो गया है। लेकिन अब उसके अगर क्वेश्चन आएगा अगर मार्च से संबंधित, तो उसके अब और भीतर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ऐसे नहीं आएगा कि फिर से वही पूछ ले कि मार्च, अगर मार्च दिया तो अगर मालवा क्षेत्र से मार्च के बारे में उनको प्रश्न लेना होगा, तो अब ये दोबारा नहीं पूछेंगे कि मार्च किस क्षेत्र से संबंधित है या मालवा का लोकनाट्य जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है, वो नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न क्या बनेगा वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। जो माच लोक नाट्य होता है उसमें सारंगी, ढोलक, हारमोनियम इन आदि चीजों का यूज होता है। ठीक है, और जो उतने प्रमुख नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो है सट्टक, टूंटियां सिंगारना, गरबी, गरबा। ये कुछ ऐसे हैं जो लोक नाट्य में भी आते हैं, लोक नृत्य में भी आते हैं। ठीक है, ढारा ढारी, ये थोड़ा सा आपका ढारा ढारी जो है ये आपका राजस्थान से प्रभावित है। कान ग्वालिया, ये इसलिए दिए गया, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन है तो उसी क्षेत्र के, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे हम माच के बारे में पढ़, हाँ ये भी है, तुर्रा कलंगी, झेरा, रामदंगल। तुर्रा कलंगी और रामदंगल पूछ सकता है, लेकिन तुर्रा कलंगी में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि निमाड़ भी इससे लगा हुआ है ना, तो कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि आपसे कि तुर्रा कलंगी मालवा का है कि निमाड़ का है, या पूछ भी सकता है। तो अगर निमाड़ का क्वेश्चन पहले आपके एग्जाम पहले पेपर में अगर कहीं देखा कि मालवा संबंधित कोई और प्रश्न पूछा गया है, तो आप निमाड़ उसका आंसर लगा दीजिएगा। और अगर निमाड़ संबंधी कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा आपके एग्जाम पेपर में, तो आप मालवा लगा दीजिएगा। ठीक है, झेरा, रामदंगल आप याद कर सकते हैं, बैरूपियो। ठीक है, अब अब देखिए, हम जो मैंने मार्च के बारे में बात की थी ना, मार्च के बारे में, एक मिनट। अब हम यहाँ पर या ये देखेंगे कि जो मार्च की कौन कौन सी मंडलियां हैं, कौन कौन से वादक हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी टोली या समुदाय हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो मंडली के कलाकार देखिए, पहले जिनका जिनका नाम हाईलाइट कर रहे हैं पहले वो देखिए। बाल मुकुंद गुरु, ठीक है, बाल मुकुंद गुरु, ये इनका नाम मार्च से संबंधित उसमें आ सकता है, और आया भी है, मैं आपको नीचे क्वेश्चन दिखाऊंगी। बाल मुकुंद गुरु, ठीक है, बाल मुकुंद ओंकार जी इनका, बाल मुकुंद ओंकार जी इनके पुत्र थे। ठीक है, फिर ये उनके सहयोगी, फिर ओंकार जी की मंडली, इन्हीं की मंडली थी फिर, जिसमें रामा जी कोली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताते जाऊंगी। लेकिन ये है कि आपको दिमाग में रखना है कि ये लोग थे। ठीक है, ये इनकी मंडली, सोमेश्वर पुत्र, सोमेश्वर जी के जो पुत्र थे गणेश गुरु की मंडली, ये आपसे पूछा जा सकता है, पता है, ये वाला इसलिए पूछा जा सकता है कि फिर इन्होंने ना अपना सरनेम, वो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो हो सकता है कुछ खास हो तो उनसे कुछ विशेष बनाना हो अपने प्रश्न को, तो एग्जामिनर पूछ सकता है ये जमनालाल भावसागर को। ठीक है, अब आगे जगन्नाथ गारी, हीरालाल भावसागर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये बस आप ये जमनालाल भावसागर शेरमार खां को आप याद रखिएगा। ठीक है, नारी पात्र रहने दीजिए, बस ये सब इसलिए दिए ताकि आप थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये क्या क्या चीजें होती है। बिल्कुल नहीं है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, कोई आपको नहीं देगा किसी वीडियोस में, फिलहाल तो आपको नहीं मिलेंगी, बाद में नहीं कह सकते कोई दे दे। ठीक है, नयापुरा उज्जैन, ये मंडली, इनके जो कलाकार थे ये हैं, स्त्री पात्र हैं ये हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे की जो मंडली है, मंडली के नाम देख लीजिएगा आप और फेमस पात्र तो ऐसा है कि कुछ ही एक होंगे जिनसे पूछा जाएगा, वो आपको अभी बताते हैं कौन कौन से लोग हैं, है ना, पर मंडली के नाम नहीं बता सकते कि मंडली कौन कौन सी। उर्दू पूरा उज्जैन, ठीक है, आजकल ये, हम्म, और मेंढकवासा पूछ सकता है, मेंढकवासा क्या है ना, क्या है, एक मंडली है ना। अब ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये ना रहे कि हमें हमारे पास ये चीज ही नहीं थी कि जिसको हम पढ़ पाते। बिलौटीपुरा उज्जैन, ठीक है,
गुरु राधा कृष्ण मंडली मालीपुरा, ये किस चीज से, किस साहित्य से संबंधित है? प्रश्न ऐसा आ सकता है, गुरु राधा कृष्ण मंडली मालीपुरा किस लोक साहित्य से संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा कि लोकनाट्य में, लोकनाट्य माच संबंधित है। ठीक है, ये आजकल ये, ठीक है। और क्या है? कालूराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनसे पूछा जा सकता, पूछा गया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कालूराम जी को इनसे ये पूछा गया था कि ऐसे कौन, ये कौन से माच के रचनाकार हैं कि जो परंपरागत कुछ ऐसा था कि चले आ रहे हैं, उसमें कालूराम जी का नाम आ रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धेश्वर ठाकुर, इसको भी रख लीजिएगा। ओम प्रकाश शर्मा, इनसे प्रश्न पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है मतलब। ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा। आगे देखते हैं। अब्दालपुरा उज्जैन, गुरु शिवराम जी बड़नगर। थोड़ा थोड़ा जगह का नाम और मंडली का नाम आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या है। मंगरौला उज्जैन, कोदड़ जी, ये आपको कहीं किसी भी वीडियोस में नहीं मिलेगा, और आप सर्च करने जाएंगे तो भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आपको मिलेगा। अब मालवा लोक नाट्य माच मंडल उज्जैन, उज्जैन में कौन कौन से हैं ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। खेमराज, बेरूलाल, ताराचंद हारोड़, थोड़ा सा एक रीड लगा लीजिएगा। जब 2-4 बार आप पढ़ लेंगे तो कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि ये इस क्षेत्र से संबंधित है। और क्योंकि और आपको इतना विषय मतलब डिटेल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आज की महिला कलाकार हैं, एक इसमें आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नाम रख लीजिएगा, श्रीमती कृष्णा वर्मा का। ठीक है, ये मैं इनका इनका नाम ज़्यादा रख लीजिएगा क्योंकि ये इनको शिखर सम्मान भी मिला हुआ है, मालव सम्मत है, और इन्होंने केवल माछ ही नहीं अन्य विधाओं में भी अपना जो विशेषता, अपना जो गुण है वो दिखाया हुआ है। इनका का नाम कई मालवा के क्षेत्र में कई विधाओं में आता है, तो कृष्ण वर्मा का नाम आप याद कर लीजिएगा। अब सिद्धेश्वर सेन जो है ये भी माच के बहुत प्रसिद्ध इनने केवल माच के तो थे लेकिन ये अन्य विधाओं में भी थे, लेकिन सिद्धेश्वर सेन को आप याद कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि ये जो सिद्धेश्वर सेन है ये किस विधा से संबंधित है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। अब अगर आगे किसी सिद्धेश्वर सेन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जब आपको, आपने ये पढ़ा ही नहीं होगा तो ना तो आपको माच समझ में आएगा ना तो आपको मालवा समझ में आएगा। तो आप माच क्षेत्र लगा सकते हो ना मालवा, इसलिए श्री सिद्धेश्वर सेन को आप याद कर लीजिएगा, आगे भी इनका नाम आएगा। ठीक है, मंडली एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। मालवी नाटक करने वाली संस्थाएं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है जो मालवी नाटक, क्योंकि हम मालवा के संबंध में हमें पता होना चाहिए कि बाल मंच है ना, रंगोत्सव, ये पूछा जा सकता है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, प्री में भी आता है, एमपीपीएससी प्री में भी आता है। टीबीटीआई, ये अभिनव रंग मंडल, शिप्रा, शिप्रा से तो आप अंदाजा लगा ही लेंगे क्योंकि नदी वहीं बहती है। अंकुर मंच है ना, मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी, मालव, ये तो नाम से समझ में आ जाएगा, तो इसमें हमें उतना वो नहीं करना है। अब ये कुछ खास खास हैं, मालवित में मंचित नाट्य, ठीक है, सपने में रानी, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये खेल का ये पूरा सब कुछ देख लीजिएगा, संस्था भी देख लीजिएगा, निर्देशक भी देख लीजिएगा, और नाटक भी देख लीजिएगा। 2-4 है, ज़्यादा है भी नहीं, इसलिए आप समझ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी अभी जब पीडीएफ बनाई जाएगी ना तो आपको थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता दिया जाएगा। अभी और है, अभी थोड़ा सा एक चीज़ क्या है, देखो यहाँ बताते हैं आपको। एक और है, ये लास्ट है आपका। ये जो श्रीमती कृष्णा वर्मा है ना, ये मांडना एक कला है, उसके अंतर्गत ये सब आपका आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको जब पीडीएफ थोड़ी सी अपनी और सटीक करेंगे ना तो हम इसको और अच्छे से कुछ कुछ बिल्कुल अभी मैंने आपको पढ़ाने के लिए ये रखा है, जब आपको पीडीएफ दी जाएगी ना तो उससे बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया जाएगा, जो जो खास होंगे केवल उन्हीं उन्हीं को कर दिया जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको पढ़ना है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़िएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रकीर्ण साहित्य। ठीक है, प्रकीर्ण साहित्य में हम क्या क्या लेते हैं, जैसे लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, है ना, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं, चूंकि हमें पिछली बार बघेलखंड से और बुंदेलखंड से प्रकीर्ण साहित्य पूछा गया है, इसलिए इस बार हम मालवी निमाड़ को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि मालवी और निमाड़ में पूछा जा सके। तो इसमें जो खासियत है मैं वो बता देती हूँ कि यहाँ पर ना पहेलियों को पारसी कहा जाता है, पहेलियों को पारसी कहा जाता है, ये यूनिक है।
ये नई बात है। ठीक है, बाकी आपको पता है लोक कहावत में पहेलियों का क्या यूज होता है, ये इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। लोकोक्ति क्या होती है, मतलब क्या क्या लोकोक्ति हैं, ये हम देख लेते हैं। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है कि मैं इनको सही सही पढ़ पाऊँ। आप पढ़ लीजिएगा, और जो हो सकता है उस क्षेत्र से हो उनको तो बहुत अच्छे से बनेगा, है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने इसलिए लिया कि आपके पास एक कंटेंट हो जाए, कि आपके पास अगर कहीं से ना मिले बहुमूल्य मालवीय साहित्य में कहाँ कहाँ से प्रकीर्ण साहित्य, तो ये इसलिए आपको दिया गया है कि आपके पास एक कंटेंट हो जाए, इस वजह से। ठीक है। अब यहाँ खासियत क्या है कि यहाँ कहावतों को केवाड़ा कहा जाता है, या कुछ और नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि वो कहा जा सकता है, पर ये आ, खास है कि केवाड़ा कहावतों को कहा जा सकता है, प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब ये पहेलियों को मैंने अभी आपको बताया ना, पारसी पहेली का पहेलिया, पारसी खासियत है इसकी। दो अजग, अजड़ किवाड़, दो बजड़ किवाड़, दो नांग लड़े, तो दीवा बरे राजा की कंवरी न्याव करे, है ना। ये अरस परस दो बेना जी, वी तो मगरा वे पर चरवा जाए, एक खावे खारा खोपरा, दूजी खावे जी टोर। अब ये तो मुझे विशेष नहीं समझ में आता क्योंकि मैं मालवी क्षेत्र से नहीं उतनी संबंधित हूँ, तो मैं जिस क्षेत्र से संबंधित हूँ मुझे वहाँ का आता है समझ में, लेकिन मैं मालवी थोड़ी मेरे लिए अलग पड़ जाती है। तो अब हमें पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि हम दूसरे क्षेत्र से हैं, है ना। क्योंकि हम ऐसा तो कोई बच्चा यूनिक नहीं हो सकता ना कि जो चारों क्षेत्र से बिलोंग करता हो, सब अपने अपने कोई एक विशेष संबंधित ही होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी मुख्य चीज, कवि और उनकी रचनाएं, जो कि हमारा मालवा के क्षेत्र में अंत आएगा। अब देखिए, इसमें ना, इसमें मैंने कवि, जो मालवी के कवि हैं, उनकी रचनाएं और उनके बारे में क्या क्या विशेषता है, सबको एक साथ ही शामिल कर लिया है कि बाद में आपको अलग से उसके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। अब इसमें जैसे जो श्री नारायण व्यास है, इन्होंने मालवी में रामायण लिखी। ठीक है, प्रायः 1 शताब्दी पूर्व। अब देखो, और जो खास खास कवि है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो लिखा है मैंने। एक मंदसौर जिले की भाटखेड़ी की शासिका थी, खंगारौत। ठीक है, उनका नाम था। उन्होंने 2 किताबें छपवाई, वीर चरतावली और आर्त तीखे। अच्छा, ये जो ये कवियत्री थी ना, तो इनकी कहानी लगभग लगभग ना वही मीराबाई टाइप की थी। तो अगर आपको अगर नहीं बहुत बोर लग रहा है इतना सब कुछ याद करने में, तो आप थोड़ा सा ऐसा रिलेट कर, पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत ऐसा रिलेट कर लीजिएगा कि जैसे मीराबाई की कहानी थी ना, थोड़ी थोड़ी उनकी भी कहानी वैसी ही थी। ठीक है। अब उनकी कुछ और पुस्तक है, सीपी रो दरद, मीरा रो, देखो इनका नाम भी मीरा कहा गया, चंद्र सखी, मारी गोठल, गाया गीत, ये आप थोड़ा सा ना याद कर लीजिएगा। अब देखिए, कुछ विशेषता है, ऐसे रैंडमली कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं दिया गया, कुछ इनमें खासियत है, उस क्षेत्र से संबंधित खासियत है, इसलिए आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। यह कवयित्री 15 दिन तक सुहागन थी। देखिए, बताइए कितनी कितनी विडंबना है इनके साथ कि ये 15 दिन तक सुहागन थी, उसके बाद विधवा हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, अपना आश्रय कृष्ण कन्हैया को मानकर रचनाएं की। तो है ना थोड़ा थोड़ा सिमिलर मीरा से। तो आप अगर मान लीजिए सब प्रश्न आ गया कि मालवा की मीरा किसको कहा जाता है ना, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में भी अपने को इतना अपडेट रखना पड़ेगा। और मान लीजिए एग्जाम में नहीं भी नहीं पूछा गया, तो इंटरव्यू की दृष्टि से तो हमको पढ़ना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए इंटरव्यू की दृष्टि से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर इन फ्यूचर अगर हम एज अ प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और हमने अपनी पूरी पढ़ाई उसी को लेकर करी है, तो हमें इतना तो आना चाहिए कि हमें मालवा क्षेत्र में अगर हम पढ़ाए तो हमें कुछ कुछ ऐसी खासियत उस क्षेत्र के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। इनका जन्म नवनिधि, इनका जो जन्म का नाम था वो था नवनिधि कुंवरी जी। ठीक है। अब आगे ये खासियत थी, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। अब जीवरजी लाल नाथूलाल। ठीक है, अब ये दूसरे व्यक्ति हो गए। इनके में क्या खासियत है, इन्होंने क्या किया, जो ख्याल होता है, ख्याल नाट्य भी होता है, ख्याल आपका नृत्य भी होता है, ख्याल एक राग भी होती है, और ख्याल एक कला भी होती है। ठीक है। तो उसी से संबंधित देखो इनके सारे, इनमें क्या खासियत है, इनका इनका जो ये प्रथम शब्द है सब में ख्याल आ रहा है। तो आप जीवरजी लाल नाथूलाल का पुस्तकों के नाम के बारे में अगर पूछे तो आप ख्याल से रिलेट कर लीजिएगा। और ये माच साहित्य में आता है। ठीक है, माच साहित्य में भी आता है, माच साहित्य में भी इसको लिया जाता है। अब फिर एक और महत्वपूर्ण जो आपके कवि हैं वो है श्री पन्नालाल नायब। इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विशेष काम किया है। क्या किया इन्होंने काम, इन्होंने पन्नालाल शर्मा,
नायाब इस मालवी की नई धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अब ये जन मन में आप देख लेना। अब क्या हुआ, इनको मतलब चौथी कक्षा से आगे पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो ये पाठशाला में क्या हो गए, नायाब मुदर्रिस हो गए, तो इसीलिए तब से उनका नाम नायब हो गया। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बस बताया जा रहा है। ठीक है, अब इनकी अप्रकाशित रचनाएं नहीं पूछी जा सकेंगी, लेकिन अब ये प्रेमचंद जितने वो तो नहीं है कि उनकी अप्रकाशित रचनाएं पूछी जा सकें, लेकिन चूंकि हम मालवा पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई भी एक टॉपिक छूटे ना, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है मारवाड़ का लोटा और वनस्पति विज्ञान, जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। अब पेपर में तो भगवान ही जाने क्या आना है। और उनकी जो प्रकाशित रचना है वो इम्पोर्टेंट है, क्या है, मास्टर साहब की अनोखी छटा। अब देखिए यूनिकनेस देखिए इसमें, हाँ, भारत में फू और थू, देखिए कितना यूनिक है, भारत में फू और थू। आगे हम देखेंगे इसका उदाहरण, नौकरी का चस्का, गणित शिक्षक, चूंकि खुद शिक्षक थे तो देखिए नौकरी का चस्का, गणित शिक्षक हैं, मास्टर साहब की अनोखी छटा। तो अगर आप मान लीजिए आपको प्रश्न आता है कि मास्टर साहब की अनोखी छटा ये किस मालवीय कलाकार या मालवी कवि या किस कवि की रचना है, तो मास्टर साहब की अनोखी छटा आपको अगर ये पता होगा कि जो आपके पन्नालाल शर्मा नायाब थे वो भी स्कूल में क्या थे, पाठशाला में क्या थे, ये थे मुदर्रिस थे। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मास्टर साहब की अनोखी छटा है ये वो भी क्योंकि वहीं से रिलेटेड है, स्कूल से ही रिलेटेड है, तो आप भी समझ जाएंगे, गणित स्कूल से रिलेटेड है ना। नौकरी का चस्का, भारत में फू और थू, दुष्ट पचीसी, बाजारू हिसाब। ठीक है, ये इनकी खास खास रचनाएं हैं। अब आगे देखिए क्या है, जब भारत भारती प्रकाशित हुई थी मैथिलीशरण गुप्ते की 1912 के आसपास, तब भी इनकी क्या हुई थी, व्यंग्य नाटक मास्टर साहब की अनोखी छटा भारत में फू और तू प्रकाशित हो गए थे। यदि मालवी की यह धारा समर्थ हाथों को हो पाती तो ठीक, क्योंकि ये वास्तव में अपने समय में बहुत ही विशेष थे, इसलिए इनको यहाँ अपन पढ़ रहे हैं। अब एक उदाहरण जो मैंने फू और थू वाला बताया था, ओ भारतवासी भाई यह कैसी द्वंद मचाई, फूफू ने किया उजाला, थू थू ने गजब डाला। ठीक है, उदाहरण है आपके लिए, थोड़ा उदाहरण भी देते तो आपको थोड़ा सा केवल वो सिद्धांतवादी चीजें ज्यादा दिमाग में रह नहीं पाती। शिक्षा पर उनका व्यंग, भड़े मतीरे बेटा मांगे ख्वावा, है ना, कहावत भी हो गई थी ये। अब उन्होंने और क्या किया था, क्या कार्य किया था, ये विशेषता भी लगे हाथ उनकी, कवि और रचनाएं बस नहीं पढ़ा रहे कि फलाने कवि ने फलानी रचनाएं की, उनके बारे में विशेषता भी बताया जा रहा है कि अगर आपको उनसे संबंधित प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको बने। काव्य नाटक आदि के माध्यम से समाज में व्याप्त दोषों को रेखांकित किया, और इसलिए मालवी की नई धारा के प्रवर्तन का श्रेय उनको दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है। जैसे भारतेंदु को दिया जाता है ना, वैसे आप जैसे मैंने अभी आपको ऐसे, देखिए ये मेरा निजी निजी मत है, आप इसको ये मत सोचिएगा कि पुस्तक में है, बस मैं आपको याद कराने के हिसाब से एक ट्रिक के हिसाब से बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, मालवा की मीरा, ऐसे आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि मालवी के भारतेंदु आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इनको बस केवल याद करने के लिए समझ लीजिएगा, बाकी ऐसा कहीं लिखा नहीं कि ये मालवा के भारतेंदु है ना, परंतु नायरा ठीक है, बाकी ये उतना विशेष नहीं है, केवल आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। अब अगले व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। अगले जो व्यक्ति विशेष है उनका नाम है आनंद राव दुबे जी। आनंद राव दुबे जी में क्या खासियत है, इनमें प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, पक्का पूछा जाएगा, 110% है। जितने भी कवि और रचनाएं आप आगे पढ़ेंगे, एक ना एक व्यक्ति के बारे में जरूर उनकी विशेषता या तो उनकी कवि या उनकी रचना के बारे में जरूर पूछा जाएगा। देखिए मैं इसलिए भी इनको यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि उनका जो काव्य संग्रह था, फिर गीत गायो या रामाजी राज्ञा, ये पूछा गया था आपसे, ये वाला पूछा गया था। ठीक है, मालवा में वह कवात बन गई। ठीक है, तू क्यों पोवावे दाया लोक दशा के साथ जीवत दशा। ठीक है, ये उनकी विशेष कुछ कुछ लाइंस है जो कि लोग कहावत पे भी हो गई थी, है ना।
ये मैंने रख दिया, आपको पढ़ना तो पड़ेगा वरना तो आप स्किप कर दीजिएगा। मैंने आपकी जानकारी के लिए पढ़ा कि क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये ना पता चले कि मैडम कहीं से बस कवि और रचनाओं को बस लाके शामिल कर देनी। उनके लिए आपके पास उदाहरण भी हैं, और भी उदाहरण है, लेकिन ज़्यादा शामिल नहीं करें क्योंकि मैंने सोचा था इस पीडीएफ को जितना छोटे से छोटा होगा वो बनाऊंगी। लेकिन ठीक है, बन गई। एक पीडीएफ हम ऐसी बनाएंगे डिटेल वाली, एक पीडीएफ हम बनाएंगे शॉर्ट नोट्स वाली, जिससे केवल शॉर्ट शॉर्ट रहेगा। ये डिटेल्स वाली रहेगी तो जब तक अभी आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप पढ़िए, जब अब आपके एग्जाम को कम टाइम रहेगा तब आप फिर वो शॉर्ट वाला पढ़िएगा। अब मालव लोक साहित्य परिषद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने क्या किया, मालवी कविताओं का संग्रह प्रकाशित करवाया है और उस संग्रह का नाम है गजरो। ठीक है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, बहुत प्रश्न बदल बदल के कहीं से भी उठा सकते हैं ना कि गजरो क्या है, मालवी कविताओं का संग्रह है। गजरो का प्रकाशन किसने करवाया, मालवी लोक साहित्य परिषद ने करवाया। प्रश्न आपसे कई कई अलग अलग उसे पूछा था, किसने करवाया, श्री मोहन सोनी और डॉक्टर शिव चौरसिया ने करवाया। ठीक है, ये सब अपने अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं मालवी की जो उज्जैन में कार्तिक मेला का मंच होता है, कार्तिक मेला में ना कवियों के लिए मंच तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसकी विशेषता यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया इसको, क्योंकि इसने क्या किया, जो मालवी के जो कवि थे और उनकी रचनाएं थे उसका प्रचार प्रसार किया इसने। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस संस्था ने या किस विभाग तो नहीं पूछा, संस्था ही पूछा जाएगा, किस संस्था ने मालवी काव्य को प्रचार प्रसार का एक आधार प्रदान किया है ना, तो उज्जैन के कार्तिक मेला। अब अगर हमारे मदन मोहन व्यास, मदन मोहन व्यास मालवी, अच्छा ये मालवी है ना, तो माल या ये जो या लगता है तो ये एक सरनेम हो जाता है मालवी, जो कि कहते कहा जाता है कि यहीं के जो लोग थे, यहीं के जो लोग थे वो जब जहाँ अलग अलग क्षेत्र में बस गए तो वही मालवी कहलाए, है ना। तो मदन मोहन व्यास, अगर हम व्यास हटाते तो मदन मोहन मालवी हो जाते, उनके पुराने कवि थे कौन से। और बाद उनकी रचनाओं में व्यास जी को कई यश प्रदान किए, नरेंद्र सिंह तोमर की कविताओं का संकलन पगडंडी है। ठीक है, ये डॉट नहीं लगा यहाँ पर, मतलब ये दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है। एक सेकेंड, नरेंद्र सिंह तोमर है, ये हमें केवल तथ्य के रूप में याद करना पड़ेगा नरेंद्र सिंह तोमर को कि उनका जो संकलन था पगडंडी है। प्रश्न पूछ सकता है कि पगडंडी किसका संकलन है, नरेंद्र सिंह तोमर का। ठीक है, हरीश निगम, मैंने जब वहाँ लोक कथा संग्रह करता मैं बताया था हरीश निगम। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ते हैं कवियों में, तो उनका जो काव्य संग्रह है इम्पोर्टेंट है, हिरना, सांवली, हरियालो आंचल, अपरंज और कुसुम कुंज। ठीक है, कुछ नाटक भी उन्हें रूपांतरित किए थे हरीश निगम, इसलिए यहाँ पर शामिल किया इन्होंने कई विधा में अपना सहयोग दिया था। ये उनका गीत प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, हाँ, खासियत क्या है इसमें, यहाँ पर क्यों रखा गया है उनको, खासियत ये है कि पहली बात तो उन्हें राष्ट्रीय प्रेम और सौहार्द की काव्य धारा मंच धारा से प्रवाहित की। ठीक है, और हरियालो आंचल जो उनका था ना, इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें क्या है, मेघदूत के समान मध्य भारत का दर्शन का ललित काव्य जैसा ललित काव्य के रूप में वर्णन है। ये आ जा सकता है कि मेघदूत के समान मध्य भारत दर्शन, या मेघदूत के समान किस कवि की रचना है, या कवि की रचना का नाम पूछ लेगा या कवि का नाम पूछ सकता है। ठीक है, फिर अगली क्या खासियत है इनके कविताओं, पत्रात्मक कविताओं का संकलन हरीश निगम ने अपरंज, ऊपर हमने अपरंज रचना पढ़ी ना, ये देखिए सब खासियत है मालवा क्षेत्र की, है ना, इसलिए यहाँ पर लिया गया है। फिर सिद्धेश्वर सेन, वहां जब हमने मार्च में पढ़ा था सिद्धेश्वर सेन को। ठीक है, ये सफल मार्चकार तो थे, पर उन्होंने और भी कई रचनाएं और भी कई विधाएं की थी, इसलिए केवल मार्चकार के रूप में, मुख्यतः तो मार्चकार ही है। अगर पूछे मुख्यतः मार्चकार कौन है तो आप सिद्धेश्वर सेन का ही नाम लगाइएगा, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कई गद्य पद्य विधाओं में अपना योगदान दिया। अब ये जो क्या है बाल कवि वैरागी, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था अभी लास्ट टाइम एग्जाम में। इनकी गीत कविताओं पर्याप्त समृद्ध हुई। अब क्या है, चटक महारा चंपा, ये उनका संकलन है।
ठीक है, चटक मारा चंपा। ठीक है, अब आगे कौन से कवि हम देख लें। आगे हैं, ये उनकी लाइंस दी गई हैं। हाँ, भावसावर, भावसार बा, भावसार बा का पूरा नाम क्या है? टीकमचंद भावसागर। ठीक है, ये टीकमचंद भावसागर बा। अब देखिए, अभी आपसे पूछा नहीं गया था, ऑप्शन में था ये, ऑप्शन में था, लेकिन ये तो है, अगर ऑप्शन में था तो एमपीपीएससी को पता है कि भावसागर बा कौन है, तो हो सकता है इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, इसलिए मैंने यहाँ पर उनका पूरा नाम भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब उनके गीतों का संकलन मोती वीराणा नाम से 1981 गीतों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, हाँ, मोती वीराणा ये है ना, ये मोती वीराणा। अब आगे देखते हैं, ये उनकी कुछ लाइन है उनकी कविताओं की। हास्य व्यंग भंगार की क्षमता, समता नहीं सूक्ष्मता, उनकी कविताओं का मूल स्वर है। हास्य व्यंग भंगार नहीं है ये है श्रृंगार। ठीक है, अब इसको काट देते हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों का नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। श्री मोहन सोनी का, मोहन सोनी, हथवेलो उनका मालवी गीतों का संकलन है। श्री झलक निगम, एरे मेरे की कविताएं 2003 में प्रकाशित हुई उनकी। अशोक आनंद का बंजारा बादल, अच्छा ये खासियत है इसमें। और थोड़ी घड़ी जो है ना, वो हाइकू काव्य संग्रह है। हाइकू छंद होता है ना, विदेशी, उसका ये काव्य संग्रह है। बाल मुकुंद रघुवंशी बंसीदा की मालवी का मांडवो, ये काव्य संग्रह है। सतीश दुबे मालवी हाइकू, ये पूछा जा सकता है आपसे। और डॉक्टर राजेंद्र आर्या की राधा, ये भी खासियत है, क्यों? क्योंकि ये प्रथम मालवी खंड काव्य है। संदेश राशक, ठीक है, मजाक कर रही हूं। अब अब देखिए, यहां पर आपकी मालवा लोक साहित्य को और समृद्ध बनाने के लिए यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं। ये यहाँ इसलिए लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था, तो थोड़ा सा एक नज़र आप मार लीजिएगा इनमें कि कौन कौन से कवि ने नहीं, सॉरी, ये तो वो है इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ये भी मैंने आपको बताया ना, मोती वीराणा, गजरो, अब नहीं दिख रहा होगा आपको, एक मिनट मैं बता रही, हाँ, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, ये थोड़ा घड़ी, इसका प्रकाशन नरहरि पटेल ने कराया था। मालवो को मांडवो, है ना, और ये ऐसे नीचे चले जाएंगे, ये अपरंच, गजरो, मोती वीराणु, अभी हमने पढ़ा है ना ये। तो ये कुछ कुछ पुस्तकों के फेमस पुस्तकों के नाम थे। चटक मारा चंपा, ये भी मैंने आपको ही बताया था। रामाजी रह गया गिरेल, ये आपसे पूछा गया था ना, अभी एग्जाम में पूछा गया था आपको 2022 में, ये वाला है ना। गजरो, मालव की ममता थोड़ी, ये हाइकू, ये अशोक आनंद, ये वाला, ये है ना, ये तो ये आप देख लीजिएगा एक बारी इसको, ये सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है ना, ये आपने इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये थोड़ा सा यहाँ क्या हो गया है, थोड़ा घड़ी, अशोक आनंद, हाँ ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे देख लीजिएगा इसको। उम्म, और बस यही है, इसको अगर आप बोलेंगे तो मैं और अच्छे से पीडीएफ में कर दूँ। हाँ, जो मैं प्रश्न बोल रही थी ना आपसे, प्रश्न बोल रही थी कि प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, बहुत सारे प्रश्न थे पर शामिल नहीं किया क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी हो जा रही थी। एक प्रश्न मैंने आपका एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए किया है। प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन, नहीं दिख रहा आपको, एक मिनट, हाँ अब दिखेगा आपको। तो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंधित है? कालूराम बावनिया, सत्येंद्र सिंह लोहिया,
भागवती लाल राजपुरोहित, ओम प्रकाश शर्मा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं जो मैं आपसे बोल रही थी ना, ऐसे प्रश्न, ये एमपीपीएससी प्री का प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार इतना सारा कंटेंट, मैंने इतना, मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए भी टाइम लग रहा है ना, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें लेके, मैं एमपीपीएससी प्री का भी पेपर देखती हूँ आपका, और मालवा संबंधित और किस क्षेत्र में जब मतलब पेपर में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी देखती हूँ, ताकि आपको ऐसा कंटेंट दे पाऊँ जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, है ना। इसलिए ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आई होप आपको वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा और क्रमवार इसको, अभी अब जब, क्योंकि ये वीडियो जल्दी देना था इसलिए थोड़ा सा पीडीएफ सटीक नहीं हो पाई है, वीडियो पीडीएफ को भी सटीक करना है, क्योंकि आपको पढ़ाना ज़रूरी था, इसलिए वीडियो जल्दी आ गया है। पीडीएफ अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा पीडीएफ को आने में। अब हम अगला जो है वो पढ़ेंगे हमारा निमाड़ी लोक साहित्य। ठीक है, तो निमाड़ी लोक साहित्य हम इसलिए भी इसी के तहत कर लेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो मारवाड़ से संबंधित रहता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब पर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे जाइए। हमारे चैनल में पूरे ही क्रमवार तरीके से, यूनिट वाइज तरीके से सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और हमारे जो ऐप है उसका नाम है मेहरा क्लासेस ऐप, आप उसको जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। और बस, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका।